आउटलाइन और बॉर्डर दोनों लुक वाइज अगर हम लोग देखें तो सेम ही वर्क करते हैं, बट दोनों में एक बहुत ही फाइन डिफरेंस है, तो उसको ज़रा समझते हैं। All outline width property specifies the width of the outline and can have one of the following values, जैसे कि thin, medium, thick। ये बॉर्डर में भी काम करता है, मतलब जैसे अगर आपको नंबर्स में कोई वैल्यू पास ना करना हो तो आप ये कीवर्ड भी लिख सकते हो। थिन मतलब 1 पिक्सल, मीडियम मीन्स 3 पिक्सल्स, थिक मीन्स 5 पिक्सल्स, और स्पेसिफिक साइज इन पिक्सल्स, पॉइंट, सेंटीमीटर, ईएम हम वो भी लिख सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट थिन, मीडियम, थिक के अंदर जो थिकनेस होता है 135 का होता है। So the following example shows some outline with different width, जैसे कि हम लोगों ने पैराग्राफ में एग्जाम्पल 1 में पास किया है। आउटलाइन सॉलिड, कलर रेड, थिन, यहाँ मीडियम है, यहाँ थिक है, यहाँ हमने अपना नंबर खुद से पास किया इसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये रिजल्ट निकल के आ रहा है इसमें। अब अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो हमने एक बॉर्डर भी लिखा है जिसका कलर क्या है, ब्लैक। आप नोटिस करें आउटलाइन हमेशा बॉर्डर के बाहर आता है, समझ गए। और जैसे अगर बात की जाए तो पहले क्या होता है कंटेंट, कंटेंट के बाद क्या होता है पैडिंग, पैडिंग के बाद क्या होता है बॉर्डर, बॉर्डर के बाद क्या होगा आउटलाइन, और आउटलाइन के बाद क्या होगा मार्जिन होगा। ठीक है, तो इसको जरा देखें हम ध्यान से आउटलाइन को। ऑल आउटलाइन इज अ लाइन ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर। तो जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे दिस एलिमेंट्स हैज अ ब्लैक बॉर्डर एंड अ ग्रीन आउटलाइन विद अ विड्थ ऑफ 10 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर के बाहर ग्रीन आउटलाइन हम लोग देख सकते हैं। एन आउटलाइन इज अ लाइन दैट इज ड्रॉन अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड द बॉर्डर टू मेक द एलिमेंट्स स्टैंड आउट। तो कंटेंट, देन बॉर्डर, देन आउटलाइन। So CSS has the following outline properties: outline style, outline color, outline width, outline offset। ये यूनिक प्रॉपर्टी है जो बॉर्डर में नहीं होती है, और बाकी इन तीनों का शॉर्ट हैंड आउटलाइन। ठीक है, सो outline differs from border. Unlike border, the outline is drawn the elements border and may overlap other content. Also, the outline is not a part of the element dimension. The element's total width and height is not affected by width of the outline। अब जैसे हमने बॉर्डर में क्या सीखा था कि अगर मैंने किसी एलिमेंट को बॉर्डर ऑफर किया है तो जो भी उसकी विड्थ आपने डिसाइड की उसमें प्लस हो जाता है। आउटलाइन के केस में एड ऑन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। क्या क्या स्टाइल डाल सकते हैं, जितने भी आप बॉर्डर में डाल सकते हो उतने सेम आप आउटलाइन में भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे कि पैराग्राफ के ऊपर हम लोगों ने आउटलाइन, डॉटेड डैश, ये सारे स्टाइल ट्राई करके देखें। देखिए सभी बिल्कुल बॉर्डर की तरह आपको दिखाई देंगे। So none of the other properties will have any effects unless the outline style property is set। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई आउटलाइन बनाए तो स्टाइल इज मैंडेटरी। ठीक है, जैसे इमेज है, इमेज के अंदर दो चीज़ें मैंडेटरी है, सोर्स और ALT। उसी तरह से यहाँ पर जब आउटलाइन या बॉर्डर की बात आती है तो स्टाइल जरूरी है। बाय डिफॉल्ट जो आपका कलर होगा वो क्या होगा, बॉडी का जो ब्लैक कलर होता है वही आ जाता है बॉर्डर के अंदर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कलर। आउटलाइन विड्थ आप देख चुके हैं, कलर को हम लोग देखते हैं। आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द आउटलाइन, जिसमें हम लोग नेम, हेक्स, RGB, HSL और इन्वर्ट कोई भी प्रॉपर्टी चला सकते हैं। ये सब चीज़ आपको पता है। इन्वर्ट नई प्रॉपर्टी हमारे लिए इसके अंदर, बॉर्डर में ये नहीं आता है। परफॉर्म्स अ कलर इन्वर्जन विच इंश्योर दैट द आउटलाइन इज विजिबल रिगार्डलेस ऑफ द कलर बैकग्राउंड। तो जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग अगर फोटोशॉप में किसी भी कलर को कंट्रोल आई करते हैं तो उसका अपोजिट कलर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ आप देखें जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। तो ये बॉर्डर है, उसके साथ में आउटलाइन भी अवेलेबल है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक बॉर्डर के अराउंड आउटलाइन आपको मिल जाएगा। हेक्स की बात करोगे इस तरह से डिफाइन करोगे, RGB इस तरह से डिफाइन होगा, HSL इस तरह से डिफाइन होगा। आउटलाइन को शॉर्ट हैंड में भी आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 1 को में डिफाइन किया, आउटलाइन 5 पिक्सल, सॉलिड एंड येलो। आप यहाँ देखो मैंने अगर आउटलाइन डैश लिखा है, ये डैश लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब चाहे डैश लिखो, सॉलिड लिखो, डबल लिखो, तुम्हारी मर्जी। थिकनेस नहीं चाहिए इसको, कलर नहीं चाहिए, लेकिन स्टाइल जरूर चाहिए। मैंने ये बताया था ना आउटलाइन स्टाइल। तो आप देखो इसमें हमने कलर और स्टाइल बताया, इसमें हमने थिकनेस, कलर और स्टाइल तीनों चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का आउटपुट आपको मिल जाएंगे। तो देखो पहला वाला हमने क्या लिखा था, डैश। तो देखो खाली डैश लिखने से भी आउटलाइन बन के आपका तैयार हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है कि मुझे एलिमेंट से कितना दूर आउटलाइन को सेट करना है। द आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी एड्स स्पेस बिटवीन एन आउटलाइन एंड द एजेस या बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। द स्पेस बिटवीन एन एलिमेंट एंड इट्स आउटलाइन इज ट्रांसपेरेंट। तो ये हमारे पास पी एलिमेंट है, हमने लिखा है 15 पिक्सल दूर चारों तरफ से आउटलाइन आपका क्रिएट होना चाहिए। तो ये देखो मेरा एलिमेंट है, मतलब कंटेंट, ये उसका बॉर्डर, और उस बॉर्डर से 15 पिक्सल दूर आपका आउटलाइन क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, हमने यहाँ पे 30 पिक्सल का मार्जिन रखा हुआ है और हमने यहाँ पर अगेन इस तरह का कुछ स्टाइल डिफाइन किया है, आप देख सकते हो ये आपका क्रिएट हो रहा है इस तरह से, तो डाल सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोग जब आगे डिजाइनिंग पर आएंगे तो हम ऐसे टेम्पलेट्स देखेंगे जहाँ पर आपको आउटलाइन की रिक्वायरमेंट आएगी, तब आप इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेक्स्ट। CSS has a lot of properties for formatting text. Text formatting like जैसे कि आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन चेंज करना है, इस तरह की सारी चीज़ आपकी इसमें कवर हो जाती है। तो जैसे कि कलर की बात की जाए तो हमें कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कलर हम लोग नेम के थ्रू, हेक्स के थ्रू, RGB के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। The color property is used to set the color of the text. The color is specified by these method. The default text color for a page is defined in the body selector. तो जैसे हमने बॉडी में बाय डिफॉल्ट आप क्या देखते हो, वाइट बेस होता है, ब्लैक कलर होता है। तो मैंने बॉडी को यहाँ पे मैनिपुलेट किया, हमने क्या बोला बॉडी में जितना भी टेक्स्ट लिखा जाए वो क्या है, ब्लू कलर में हो, लेकिन अगर हेडिंग है कहीं पर H1 तो उसका कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन। तो चेंज हो गया, हमने सीधे एलिमेंट को टारगेट किया। टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर, हमने बोला बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, टेक्स्ट का कलर ब्लू। अगर कहीं हेडिंग है तो उसका कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और डिव है अगर कहीं पर तो ब्लू बैकग्राउंड होगा, कलर वाइट होगा। तो हम इस तरह से डायरेक्ट सेलेक्टर को पकड़ के चेंज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, हाई कंट्रास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल विद विजन प्रॉब्लम, सो ऑलवेज इंश्योर दैट द कंट्रास्ट बिटवीन द टेक्स्ट कलर एंड द बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज इज गुड। सो क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, अगर आपका कंट्रास्ट सही नहीं होगा तो कंटेंट को रीड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो जनरली जब लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आपको कलर ब्लाइंड पीपल का प्रॉब्लम समझना है ना, किन किन कलर के साथ प्रॉब्लम आती है। जैसे वो रेड कलर के साथ बड़ा कंफ्यूज, रेड और ऑरेंज में डिफरेंस नहीं निकाल पाते वो लोग, ठीक है। और ऐसे में अगर आप येलो कलर अगर डाल दोगे, ग्रीन उसमें मिक्स करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते वो लोग। तो आपको जब वेबसाइट बनाए या कोई जब आप ग्राफिक भी डिज़ाइन करते हैं तो इसका बड़ा ध्यान रखना होता है। अच्छा, कलर ब्लाइंड लोगों के साथ क्या दिक्कत होता है ना, कि जैसे हर वक्त वो कलर ब्लाइंड नहीं होते, लो लाइट इंटेंसिटी में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर इवनिंग टाइम या अर्ली मॉर्निंग टाइम उन्हें समझ नहीं आता। जब डे लाइट होती है पीक एकदम, अगर वो आउटसाइड की हम लोग बात करें तो दिक्कत नहीं आती उनको, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अगर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाया, कभी नहीं बनवाया, तो वहाँ पर टेस्ट यही वाला होता है, कलर ब्लाइंड वाला। क्योंकि रेड लाइट होती है, रेड, येलो, ग्रीन, कलर ब्लाइंड वाले सारे कलर आ गए उसमें। पता चला हमने इधर से बोला रेड, वो कुछ और समझ के निकले। तो कलर ब्लाइंड वाले लोग ना क्या करते हैं, वो ऑर्डर याद रखते हैं, है ना। तो रेड लाइट में सबसे ऊपर कलर कौन सा होता है, उसके नीचे और उसके नीचे, तो वो ऐसे देख के समझते हैं, वो दिखता उन्हें कुछ नहीं है। उन्हें पता है ऑर्डर क्यों है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे टेक्स्ट का अलाइनमेंट। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे कि आप लिख सकते हैं टेक्स्ट अलाइन, सामने देखो। तो क्या होता है कि आप लोगों ने फोटोशॉप पढ़ा हुआ है, तो उसमें 3 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट। कोडिंग में मैंने आपको एक और अलाइनमेंट पढ़ाया था, जस्टिफाई। तो इसके लिए आपके लिए फोटोशॉप ओपन करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से समझे इस ऑप्शन को। न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से वेब चूज कर लेते हैं, और हमने यहाँ से क्रिएट कर लेना है इस तरह से। प्रेस करेंगे T फॉर टेक्स्ट टूल, और यहाँ से डिफॉल्ट हमें एक सैम्पल टेक्स्ट मिल जाएगा इस तरह से।
और हम इस टेक्स्ट की क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं इस तरह से, कॉपी, एंटर किया, रीपेस्ट किया हमने इसको, परफेक्ट। तो ये देखते हैं जैसे कि ये टेक्स्ट है हमारा, लेफ्ट से वेल अलाइन है, राइट हैंड साइड से जिगजैग मिलेगा, सेंटर राइट, समझ आ रहा है। अब जब लोग यहाँ पैनल में आते हैं पैराग्राफ के अंदर, तो हमें यहाँ पर जस्टिफाई मिलता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी HTML में पढ़ रखा है। इसके बाद में 3 जस्टिफाई और है, जस्टिफाई लास्ट लाइन सेंटर, जस्टिफाई लास्ट लाइन राइट, जस्टिफाई लास्ट लाइन लेफ्ट, एंड लास्ट लाइन को जस्टिफाई ऑल, जबरदस्ती पूरा उसको एक्सपेंड कर दो आप। तो यही सेम काम आप CSS में कर सकते हो, लेकिन HTML में नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी देखने के लिए मिली है, इसका नाम है ठीक है। तो जस्टिफाई तो टेक्स्ट लाइन में आ जाता है, लेकिन लास्ट वाला जो है उसका वही काम है जो मैंने भी आपको फोटोशॉप में डेमो करके दिखाया है ना। फिर क्या है डायरेक्शन, डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बाय डायरेक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था कि मिरर फॉर्म में आ जाता है। यूनिकोड BD आप यहाँ पर कर सकते हैं, एंड वर्टिकल अलाइन, तो वन बाय वन समझते हैं। टेक्स्ट अलाइन, तो जैसे कि हमने H1 को बोला है सेंटर, H2 को हमने अलाइन किया है लेफ्ट, H3 को हमने अलाइन किया राइट, तो आप यहाँ देखेंगे अलाइनमेंट, तो अलाइन तो बाई डिफॉल्ट लेफ्ट होती है, लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी आपको नीड होती नहीं है। तो लेफ्ट कब लगाना पड़ता है हमें, जैसे आपने देखा होगा हमने एक टैग पढ़ा था टेबल में TH बाई डिफॉल्ट बोल्ड आता है, सेंटर आता है, तब जरूरत आती है लेफ्ट की, तो लेफ्ट की तो जरूरत आती नहीं कभी। So when the text line property is set to justify, each line is stretched so that every line has equal width and the left and right margin are straight like in news magazines and news updates. तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से एकदम वेल अलाइन आपको कॉलम स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब बात करेंगे लास्ट वाली प्रॉपर्टी का। टेक्स्ट लाइन लास्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ टू अलाइन द लास्ट लाइन टू अ टेक्स्ट। जो पैराग्राफ में हमने डिफाइन किया हुआ है राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो आप यहाँ देखेंगे दोनों तरफ से हमारा जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये देखो राइट में चला गया, ये सेंटर में आ गया और ये फोर्सफुली जस्टिफाई हो गया। बट मेरी अलाइनमेंट आउट हो रखी थी, ध्यान से अगर आप देखेंगे अलाइनमेंट आउट आ रहा है ना, अभी भी फोटोशॉप में ऐसा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन को हम लोग कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर, टेक्स्ट लाइन लास्ट। अगर मैं इसके साथ एक और प्रॉपर्टी इन्फ्यूज कर दूँ इसमें, क्या, जस्टिफाई, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। समझ गए ना? अब हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ को नोटिस करेंगे, क्या दिखता है, सेट ऐसे। तो टेक्स्ट अलाइन के अंदर लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई होता है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट वाले में आप लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई जो रखना चाहते हो रख सकते हो। अच्छे से समझ आ गया? जो फोटोशॉप में हो सकता है वो हम लोग कोड में भी अचीव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको तीनों में ही डाल देता हूँ क्योंकि आउटपुट तभी अच्छे से समझ में आता है। और देखो सभी लाइन आपकी बढ़िया से अलाइन है। आगे बढ़ेंगे। फिर क्या, टेक्स्ट डायरेक्शन। The text direction and Unicode BD properties can be used to change the text direction of an element। तो डायरेक्शन हमने पढ़ा था, बाय डायरेक्शन में RTL, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो ये हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट है और ये हमारा राइट साइड में चला गया और मिरर फॉर्म में आएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ये ना डिफाइन करूँ, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या होगा, अपनी ही जगह पर मिरर हो जाएगा। बट इसको लिखने से क्या हो रहा है, राइट साइड में जा रहा है आपका। फिर क्या, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो यहाँ पर आप देखो बेस लाइन, टेक्स्ट टॉप, टेक्स्ट बॉटम, सब एंड सुपर। तो जो हम लोग एलिमेंट लगाते हैं वो CSS में हम लोग वर्टिकल अलाइन से हैंडल करते हैं उस चीज़ को। तो वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी सेट्स द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसे कि आप यहाँ नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पर इमेज को रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा डिफॉल्ट है। इसमें देखो मैंने बोला वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप, तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टॉप से चला गया। यहाँ हमने बोला टेक्स्ट बॉटम, यहाँ हमने बोला सबस्क्रिप्ट, यहाँ हमने क्या बोला सुपरस्क्रिप्ट। तो आपका पोजीशन जो इमेज का है, डिफरेंस पता चला है नहीं चल रहा है? ध्यान से देखो, जो मैंने हार्ट का सिंबल डाला हुआ है, ध्यान से देखो ऐसे, ये देखो पोजीशन से ऊपर है, ये है सुपरस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट, ये बॉटम अलाइन, ये टॉप अलाइन। क्या? अच्छा, फिर हमारे पास क्या, टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट डायरेक्शन लाइन गलत आ गई, टेक्स्ट डेकोरेशन होना चाहिए इसका।
चलिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन मेरे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। देखो ये तो होगी अलग अलग प्रॉपर्टीज के अंदर, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, और ये है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। सो चलिए पहले लाइन की बात करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टीज यूज टू ऐड अ डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट, जैसे हम लोग ओवरलाइन, लाइन थ्रू, अंडरलाइन, या ओवरलाइन और अंडरलाइन दोनों चीज़ें एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये ओवरलाइन है, ये आपका स्ट्राइक मोड में यहाँ पर मिलेगा, ये अंडरलाइन है आपका, ये अंडरलाइन एंड ओवरलाइन दोनों हमने एक साथ अप्लाई किया हुआ है। कंट्रोल यू प्रेस करके दिखा देते हैं आपको लाइन थ्रू, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू अंडरलाइन टेक्स्ट दैट इज नॉट अ लिंक एज दिस ऑफन कंफ्यूज द रीडर। क्योंकि हमें ये पता है अंडरलाइन वही आता है जहाँ पर आपका लिंक होता है, अननेसेसरी हर जगह नहीं लगाना है। स्पेसिफाई अ कलर फॉर द डेकोरेशन लाइन, तो आप यहाँ लिखेंगे डेकोरेशन कलर प्रॉपर्टी, और आप यहाँ से देखिए कलर भी चेंज कर सकते हैं इन चीज़ों के। फिर आता है इनका स्टाइल, सॉलिड, ग्रूव, जो भी आपको डालना है वो आप सब चेंज कर सकते हो इसके अंदर। तो इसमें आपको एक नया तरीके का लाइन दिखाई देगा, वेव वाला, है ना। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वेवी, ये एडिशनल स्टाइल मिलेगा जो हम लोग बॉर्डर में पढ़ के आ चुके हैं उससे अलग। फिर क्या है थिकनेस इनके स्पेसिफाई, तो आप यहाँ से स्पेसिफिक थिकनेस को भी चेंज कर सकते हो। फिर आप देखेंगे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जो हम लोग कहानी इतनी बड़ी लाइनों में लिख रहे हैं, 2-2, 3-3 लाइनें, 4-4 लाइनें बना के एक लाइन में निपटाओ। अंडरलाइन चाहिए, रेड चाहिए, डबल चाहिए, 5 पिक्सल, एक ही बात में काम करो। स्मॉल टिप, all links in HTML are underlined by default. Sometimes you see that links are styled with no underline. तो इसके लिए आपको क्या लिखना था, टेक्स्ट डेकोरेशन डन, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। देखो इसको लिखने से क्या होगा, अंडरलाइन आपका नहीं आएगा गूगल के ऊपर, और आपका लिंक भी बन चुका है, क्लिक करेंगे तो विजिट भी कर पाएंगे आप। नेक्स्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज आते हैं। The text transformation property is used to specify uppercase and lowercase in a text. It can be used to turn everything into uppercase and lowercase letters, or capitalize the first letter of each word. तो आप यहाँ देखेंगे ये सब कुछ क्या हो गया, आपका uppercase, ये आपका नॉर्मल हो गया, और ये आपका कैपिटलाइज हो गया, यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, ये आपका लोअर केस है। फिर बात करते हैं टेक्स्ट में स्पेसिंग की। इसके लिए क्या क्या यूज होता है, टेक्स्ट इंडेंट, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग, वाइट स्पेस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट का चलता है जब कोई पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उसकी पहली लाइन के अंदर थोड़ा सा हम लोग आधा या 1 इंच का गैप से स्टार्ट करते हैं उसको, ठीक है, तो वो होता है टेक्स्ट इंडेंट। तो जैसे मैंने इस पैराग्राफ को बोला, द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टीज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इंडेंटेशन फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। तो 50 पिक्सल का मैंने इसको बोला कि भी गैप होना चाहिए। तो अगर आप इसको अपने ब्राउजर को छोटा करोगे तो आप देख सकते हो मैटर आपका इस तरह से गैप छोड़ के स्टार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेटर स्पेसिंग, नाम से पता चला है लेटर बिटवीन गैप को क्रिएट करेगा। जैसे H1 हमने बोला 5, H2 हमने बोला -2, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को सपोर्ट करता है। डिफरेंस समझ आ रहा है। इसी तरह से लाइन हाइट, यानी कि आपके लाइन के बीच के गैप को ये मैनिपुलेट करेगा। तो जैसे हमने यहाँ से इसको ओपन किया तो देखो ये आपका अलग है, इसका मैंने गैप घटाया है, ठीक है, तो आपको गैप के अंदर डिफरेंस दिखाई देगा। नेक्स्ट है वर्ड स्पेसिंग, यानी कि लेटर पे काम नहीं करेगा, वर्ड पे काम करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मैंने नेगेटिव किया है इसको, ये डिफ़ॉल्ट है आपका। फिर क्या है वाइट स्पेस, वाइट स्पेस क्या होता है, जो हम लोग स्पेस लगा लगा कर लिखते हैं। तो हम कहते हैं भी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब आपके पास कंटेंट ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो इस पर तो नहीं आएगा, और ऊपर चलते हैं, यहाँ भी मैटर कम है, इस पर आता है। तो क्या देखते हैं आप कि जैसे ब्राउजर छोटा करते हैं तो मैटर ब्रेक होकर नीचे आने लगता है। अगर मैंने लिखते हैं वाइट स्पेस नो रैप, तो एक ही लाइन में आगे निकल जाएगा। नोटिस करें आप, वाइट स्पेस नो रैप, तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, पेज में स्क्रॉलिंग, है ना, इस तरह से, तो होता है वाइट स्पेस नो रैप। अब बात करते हैं टेक्स्ट में शैडो वगैरह डालने की। अगर आपको टेक्स्ट में कभी शैडो अप्लाई करना हो तो उसके लिए आप लिखेंगे टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टीज। तो टेक्स्ट शैडो हमने लिखा है 2 पिक्सल 2 पिक्सल, 2 पिक्सल फ्रॉम एक्स एक्सिस, 2 पिक्सल फ्रॉम वाई एक्सिस। और आप यहाँ से ओपन करेंगे तो देखो सॉलिड शैडो बन के आएगी इस तरह से, एकदम डबल डबल सा लग रहा है ना। इसके बाद नेक्स्ट ऐड अ कलर रेड टू द शैडो, हमने यहाँ पे लिखा रेड कलर, तो देखो सॉलिड रेड कलर आ गया इसके अंदर। फिर हम कहते हैं ब्लर इफेक्ट डालो इसमें, तो हमने लिखा 5 पिक्सल का ब्लरनेस ऐड करना है, तो देखो टेक्स्ट में ब्लर हो गया नीचे,
तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आया क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ब्लर रेडियस एंड कलर। मोर टेक्स्ट शैडो एग्जांपल्स, जैसे हमने बोला टेक्स्ट का कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर जो रहेगा ब्लैक। तो देखो इस तरह से वाइट बेस के ऊपर वाइट टेक्स्ट, लेकिन शैडो से हाईलाइट हो रहा है आपको बढ़िया से, और सेलेक्टेबल है। हाँ तो कोड मैंने पढ़ाया नहीं फोटोशॉप में, तो नाम लिख लो, नाम लिख दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई कलर मत देखना जिसका कोड का जिसका नाम ना होता हो, तो फिर कोड चलाना पड़ेगा। फिर क्या हमें नियॉन इफेक्ट क्रिएट करना है। जैसे तो हमने क्या बोला, टेक्स्ट के चारों तरफ ग्लो करना है, तो हमने बोला एक्स और वाई में कोई ऑफसेट नहीं, ब्लर रहेगा 3 का, और रेड कलर का नियॉन ग्लो निकालना है। तो देखो चारों तरफ इक्वली ग्लो करते हुए दिखाई देगा आपको। जैसे पीछे हम लोग आज के डेट में बैकलाइट एलईडी लगा देते हैं चीज़ों के, ब्रांड के लोगों के पीछे। इसी तरह से अगर आपको 2 कलर में शेडो बनाना, कॉमा मार के 2 का पेयर बना, तो देखो 2 कलर आप निकाल सकते हो, रेड भी निकल रहा है और ब्लू भी निकल रहा है इसके अंदर से, ठीक है। इसी तरह से और ज़्यादा निकालने हैं आपको, तो आप 3 भी निकाल सकते हो, ये देखो, है ना। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं CSS के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे फॉन्ट फैमिली की, ठीक है। बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, जिसके बारे में हम लोग डे 1 से बता रहे हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ। चलिए, CSS fonts, choosing the right font for your website is very important. Font selection is important. Choosing the right font has a huge impact on how the readers experience a website. The right font can create a strong identity for your brand, so using a font that is easy to read is important. The font adds values to your text. It is also important to choose the correct color and text size for the font. So generic font families की अगर हम लोग बात करें, in CSS there are 5 generic font families, serif, sans serif, ये 2 मेन होती हैं। इसके अलावा वेब में और 3 यूज होती हैं, मोनोस्पेस, कर्सिव एंड फैंटेसी, ठीक है। So serif fonts have a small stroke at the edge of each letter. They create a sense of formality and elegance. Sans serif fonts have clean lines, no small stroke attached. They create a modern and minimalistic look. So वेबसाइट को जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो मिनिमलिस्टिक लुक हम लोग रखते हैं। ये जितने भी आप टेक्स्ट यहाँ देख रहे हैं लिखा सब sans serif है। तो पहचान क्या है इनकी, डिफरेंस बिटवीन सेरिफ एंड sans serif। दिस इज अ sans serif फॉन्ट, ये सेरिफ है, यानी कि जितना भी आप इस तरह के जो देख रहे हैं ये रेड वाला पार्ट, ये सब क्या है, सेरिफ। पहचान सीधी सी इसकी। मोनोस्पेस फॉन्ट, here all the letters have the same fixed width. They create a mechanical look. जैसे आप देखते हो कि आपके पहले टाइपराइटर आते थे, तो जो हम लोग लिखते हैं ना जब भी कुछ प्री टैग में या कोड टैग के अंदर, तो फॉन्ट एकदम डिफरेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं कोरियर न्यू फॉन्ट। फिर आते हैं कर्सिव फॉन्ट्स, ये इमिटेट करते हैं ह्यूमन हैंड राइटिंग को, जैसे आप देखते हो ना आर्ट चीज़ वगैरह में, जैसे हम लोग पहले वो देते थे गिफ्ट कार्ड वगैरह। एंड नेक्स्ट आता है फैंटेसी फॉन्ट, ये डेकोरेटिव एंड प्लेफुल फॉन्ट्स होते हैं, तो 1 by 1 समझेंगे सबको। ऑन कंप्यूटर स्क्रीन sans serif fonts आर कंसिडर ईजियर टू रीड देन serif fonts। ध्यान रखना, जब भी मास लेवल पर आप टेक्स्ट लिखोगे तो sans serif का ही यूज़ करना है। सेरिफ में आप हेडिंग बना सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 1 लाइनर में चल जाता है। अब देखो सेरिफ फॉन्ट जैसे टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, गैरामोंड, ये क्या है, सेरिफ। sans serif में एरियल, वर्धना, हेल्वेटिका। मोनोस्पेस देखो इस तरह के होते हैं, ज़्यादा स्पेस लेके चलते हैं अपने लेटर के बीच में, ये कर्सिव फॉन्ट होते हैं। अब देखो ऐसी कोई वेबसाइट में टेक्स्ट लिख दोगे, पागल हो जाए बंदा, क्या लिख दिया तुमने, है ना। या ऐसा कुछ लिख दोगे तो बेचारा जो आर्टिकल वो 1 मिनट पढ़ सकता है, 10 मिनट लगाएगा पढ़ने में। फिर क्या फैंटेसी फॉन्ट, तो इस तरह के आती है। सो द CSS font family properties to specify the font of a text. If the font name is more than 1 word, it must be in quotation mark like Times New Roman. तो आप उसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, इन्वर्टेड कोट में डालना है CSS के अंदर भी। तो जैसे कि आप यहाँ नोटिस करेंगे हमारे पास फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन, तो हमने किस में लिखा, इन्वर्टेड कोट, कॉमा, फिर क्या लिखा टाइम्स, फिर क्या लिखा कॉमा, सेरिफ। अब इसका क्या मतलब हुआ, वैसे तो टाइम्स न्यू रोमन हर एक विंडो कंप्यूटर में होता ही है, बट एक पर्सन खुदा ना खास्ते किसी ने डिलीट मार लिया, तो टाइम्स का अगर और कोई फॉन्ट है तो वो आ जाए, अगर दोनों ही नहीं है तो कोई भी सेरिफ फॉन्ट उसकी जगह लेगा। जैसे कि हमने क्या पढ़ा सेरिफ में भी, जॉर्जिया, गैरामोंड, तो ये अपना आप आ जाएंगे उसकी जगह। इसी तरह से यहाँ से हम बात करते हैं एरियल। एरियल देखो सिंगल वर्ड का नेम है, तो इसको कोट में डालने की जरूरत नहीं है। हेल्वेटिका सिंगल वर्ड है, 1 वर्ड है, इसको कोट में डालने की जरूरत नहीं है। और अगर दोनों नहीं है यूजर के कंप्यूटर में, तो कोई भी दूसरा sans serif फॉन्ट वहाँ पर आ जाएगा।
फिर हम देख रहे हैं फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस में, जैसे ल्यूसिडा कंसोल, दो वर्ड है तो इसलिए इन्वर्टेड कोड है। कोरियन यू, दो वर्ड है अगेन इन्वर्टेड कोड, दोनों ही यूजर के कंप्यूटर में नहीं है तो कोई भी और मोनोस्पेस फैमिली का फॉन्ट उसकी जगह लेगा। ये नहीं कि बनाया मोनोस्पेस उसकी जगह सेरिफ आ गया तो पर्पस हमारा गलत हो जाएगा उस केस में। तो आउटपुट चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो ये आपका टाइम मतलब सेरिफ है, ये सेंस सेरिफ है, ये मोनोस्पेस है, ठीक है। अब बात करेंगे वेब सेफ फॉन्ट के बारे में। वेब सेफ फॉन्ट यानी कि जो जनरली हर किसी के पास मिल जाए ऐसा फॉन्ट। Web safe fonts are fonts that are universally installed across all browsers and devices. Fallback fonts, however, there are no 100% completely web safe fonts. There is always a chance that a font is not found or is not installed properly. This means that you should add a list of similar backup fonts in the font family property. If the first font does not work, the browser will try to next one and the next one and so on. Always end the list with a generic font family name. जैसे हमने बोला टॉमा फॉन्ट आ जाए, नहीं है तो वर्दाना आ जाए, ये भी नहीं है तो कोई और सेंस सेरिफ आ जाए। तो पहले फॉन्ट के बाद जो हम लोग कॉमा लगा लिखते हैं इसको बोलते हैं फॉल बैक, ठीक है। ये नहीं तो ये नहीं तो फिर इस फैमिली को कोई और फॉन्ट, समझ गए। अकेला नाम कभी मत लिखना, नहीं तो फॉन्ट नहीं होगा तो वेबसाइट आपकी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका देखो कितना बढ़िया आउटपुट आ रहा है इस फॉन्ट का, टॉमा का। नेक्स्ट, बेस्ट वेब सेफ फॉन्ट फॉर HTML एंड CSS, एरियल, sans serif, वर्दाना, sans serif, टॉमा, sans serif, ट्रिब्यूट MS, sans serif, टाइम्स न्यू रोमन serif, जॉर्जिया sans serif, गारमोन ये भी serif है, कोरियन न्यू मोनोस्पेस एंड ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी कर्सिव। तो ये सारे फॉन्ट बाय डिफॉल्ट जब विंडो आप डालते हो आते हैं, ठीक है। So before you publish your website, always check how your font appear in the different browser and devices, and always use fallback fonts. Arial sans serif. Arial is the most widely used font for both online and printed media. Arial is also the default fonts in Google Docs. Arial is one of the safest web fonts and it is available on all major operating system. तो लेकिन आप Arial नहीं मिला तो sans serif, तो ये देखो Arial का आउटपुट होता है। इसी तरह से वर्दाना फॉन्ट, तो ये हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, ये वर्दाना का आउटपुट है आपका। नेक्स्ट टॉमा फॉन्ट, तो आप यहाँ डिफाइन करें और उसके आगे फैमिली लगा दें। इसी तरह से ट्रिब्यूट MS, ये आप यहाँ देखेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट ने 1996 में डेवलप किया था फॉन्ट, तो ये इसका आउटपुट हम लोग देख रहे हैं। टाइम्स न्यू रोमन, इसमें आपको टेल्स वगैरह दिखाई देंगे इस तरह से, देख रहे हैं हर चीज़ में कर्व मिलेगा आपको ये इस तरह से। नेक्स्ट है जॉर्जिया, ये सेरिफ फॉन्ट होता है आपका। गैरामॉन, कोरियन न्यू, ये मोनोस्पेस फॉन्ट, स्पेस स्पेस आएगा बहुत ज़्यादा। ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी, ये कर्सिव आउटपुट क्रिएट करेगा इस तरह से। तो ये कभी मत करना, क्योंकि अगर आप 16 पिक्सल पे लिखोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे, 16 पिक्सल का आउटपुट देख रहे हो तो वो खिचड़ी सी कर देता है इसकी। तो बड़ी हेडिंग वगैरह बना सकते हो। अब बात करते हैं फॉल बैक के बारे में डिटेल में। So commonly used fonts fallback, serif, sans serif, monospace, cursive and fantasy, यानी कि कोई भी फॉन्ट फैमिली लिखोगे एंड उसका इसके साथ करोगे। जैसे मैंने कहा टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स सेरिफ, जॉर्जिया सेरिफ, गैरामॉन सेरिफ, एरियल, हेलवेटिका sans serif, ये सब क्या है आपका इस तरह से। sans serif का एंड जो होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि आपको ये लिखना है लास्ट में आगे। ऐसे आप मोनोस्पेस में मोनोस्पेस डिफाइन, कर्सिव में कर्सिव, फैंटेसी में फैंटेसी आप डिफाइन करोगे। रन एग्जांपल करेंगे तो आप सबका आउटपुट भी देख पाओगे, ये देखो इस तरह से आपके आउटपुट भी है इसमें हर एक फॉन्ट का। ये जॉर्जिया का आउटपुट आप देख रहे हैं इस तरह से। बात करेंगे फॉन्ट स्टाइल। द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज्ड टू स्पेसिफिक इटैलिक टेक्स्ट। दिस प्रॉपर्टी हैज 3 वैल्यू, नॉर्मल, इटैलिक एंड ऑब्लिक, ठीक है। नॉर्मल मतलब यानी कि टेक्स्ट आपका रेगुलर जो आता है, the text is shown normally, italic the text is shown in italic, oblique the text is leaning, ठीक है, यानी कि होता है italic ही है। oblique is very similar to italic but less supported, तो ये ट्राई नहीं करनी है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप italic के साथ जाए। फिलहाल मैं तीनों का आपको आउटपुट दिखाता हूँ, एक नॉर्मल आएगा, 2 italic आएंगे आपके इस तरह से, ठीक है। फॉन्ट वेट, ये बोल्ड वगैरह करने के लिए होता है, तो आप बोल्ड को नॉर्मल कर सकते हो, नॉर्मल को बोल्ड कर सकते हो। अब जैसे मान लो हेडिंग है,
हो सकता है आपको बोल्ड की ज़रूरत ना हो कहीं पर, तो आप फॉन्ट वेट नॉर्मल कर दो तो नॉर्मल हो जाएगी, और कहीं पर बोल्ड करना तो आप बोल्ड कर सकते हो। देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये बोल्ड आउटपुट हम लोग देख रहे हैं। फॉन्ट वेरिएंट जिसमें हम लोग अपर केस, सॉरी स्मॉल कैप्स और वगैरह चीज़ें डिफाइन करते हैं, ये फॉन्ट वेरिएंट होता है। देखो ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, ये हमारा फॉन्ट वेरिएंट के अंदर अपर कैप्स में हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी, तो हमने डिफाइन किया स्मॉल कैप्स। फिर आता है साइज फॉन्ट के अंदर। द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी सेट्स द साइज ऑफ द टेक्स्ट। Being able to manage the text size is important in web design. However, you should not use font size adjustment to make paragraph look like heading or heading look like paragraph. भाई हेडिंग को आप हेडिंग की तरह दिखाओगे, यानी कि नॉर्मल रेगुलर टेक्स्ट आपको लार्जर दिखाना है उसको डबल, और पैराग्राफ को उसका आपने हाफ दिखाना होता है हेडिंग का, है ना। So always use the proper HTML tag like H1 to H6 for heading and P for paragraph. The font size value can be an absolute or relative size. Absolute का मतलब क्या होता है? Set the text to a specified size. Does not allow a user to change the text size in all browser. Bad for accessibility reason. Absolute size is useful when the physical size of output is known. Relative size sets the size related to surrounding elements. Allow a user to change the text size in browser. तो पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोग यूज़र को कंट्रोल दिया करते थे कि वो फॉन्ट साइज को मैनिपुलेट कर पाए, बट लेटर ऑन उस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया, क्योंकि क्या होता था पहले के टाइम में फ्लेक्सिबल लेआउट नहीं हुआ करते थे, और जैसे मैटर आपने फॉन्ट साइज बढ़ाया तो वो कंटेनर में तो बढ़ना चाहिए ना, अब कंटेनर से मैटर बाहर निकल जाता था तो वो ख़राब दिखता था, इसलिए इस प्रैक्टिस को बंद किया गया। तो जैसे कि मैंने आपको HTML में पढ़ाया था कि डिफ़ॉल्ट हमारा फॉन्ट साइज कितना होता है 16। अगर REM की बात करेंगे या EM की बात करें तो 1 REM या EM इक्वल टू 16 पिक्सल्स होते हैं। So if you do not specify a font size, the default size for normal text like paragraph is 16 pixel. तो जब भी हम लोग मास लेवल पर टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे हमने कोई ब्लॉग आर्टिकल लिखा है, तो वहाँ पर फॉन्ट साइज 16 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 16 जिस डिस्टेंस पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये बेस्ट रीडेबल साइज है, ठीक है। सो सेट फॉन्ट साइज विद पिक्सल्स, तो आप जैसे यहाँ देखेंगे 40 पिक्सल, 30 पिक्सल, 14 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग साइज हम लोग यहाँ देख रहे हैं। If you use pixels, you can still use the zoom tool to resize the entire page. तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको जूम करूँगा तो देखो पूरा जूम हो रहा है टेक्स्ट में, बट अगर मैं यहाँ पर VH या कुछ और यूनिट लगा दूंगा तो उस कंडीशन में डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। अब देखो सेट फॉन्ट साइज विद EM to allow user to resize the text in the browser menu. Many developers use EM instead of pixels. 1 EM is equal to the current font size, means 16. The default size in browser is 16, so the default size of 1 EM is 16 pixel. The size can be calculated from pixels to EM using the formula pixels divided by 16 equal to EM. So जैसे 1 में कितना हो गया 16, तब जैसे यहाँ पे लिखा 2.5, तो यानी कि 40 पिक्सल्स डिवाइडेड बाय 16 कितना है 2.5। तो ये फार्मूला है इसको निकालने का, इस तरह से आप निकाल सकते हो इसके अंदर साइज वगैरह। इन द एग्जांपल ऑफ द टेक्स्ट साइज इज इन EM is the same as the previous example in pixels. However, with the EM size, it is possible to adjust the text size in all browsers. Unfortunately, there is still a problem with older version of Internet Explorer. The text become larger than it should when made larger and smaller than it should when made smaller. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वैसे अब कहीं यूज़ करने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही आउटडेटेड चीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट आता है यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंट एंड EM. The solution that works in all browser is to set the default font size in % of the body. तो आप क्या लिखेंगे, बॉडी में जाके फॉन्ट साइज 100%, फिर आप EM में अपनी वैल्यू को डिफाइन करें और आपको आउटपुट सही दिखाई देगा। तो जैसे आप यहाँ देखो टेक्स्ट नॉर्मल आ रहा है, लेकिन इससे पहले वाले में अगर हम लोग चला के देखेंगे तो टेक्स्ट आपको जूम मिलेगा। पहले इसमें नॉर्मल कर देता हूँ। सो आपको ध्यान रखना है बॉडी का फॉन्ट साइज 100% पे लेकर आना है सबसे पहले अपने फ्लेक्सिबल करने के लिए। सो आवर कोड नाउ वर्क्स ग्रेट, इट shows the same text size in all browsers and allow all browsers to zoom or resize the text. तो यहाँ पर आप देखें तो ज़्यादा हमारा इसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको जूम करने में चेंजेस ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज। इसमें आपको यूनिट अपना सेट करना पड़ेगा किस पर, VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ, स्क्रीन जितनी भी होगी। अब मोबाइल पे खोलेगा तो मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से लेगा। ये देखो मैंने कोई जूम नहीं किया हुआ और हमारा व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग फॉन्ट का साइज चेंज हो रहा है।
So viewport is the browser window size. One VW equal to 1% of viewport width. If the viewport is 50 centimeter wide, one मतलब 1 VW is 0.5 सेंटीमीटर. अब हम बात करते हैं फॉन्ट्स को गूगल से अटैच करने की, कि भाई अगर मुझे फॉन्ट ऐसा लगाना हो कि भाई देखो कोई भी विजिटर मेरी साइट पर आएगा तो नेट चल रहा होगा. नेट चल रहा मीन्स कि गूगल से मेरा कोई भी डेटा इंपोर्ट हो सकता है. जैसे मैंने यूट्यूब से वीडियो वगैरह लगाना सिखाया आपको, या मैप लगाना सिखाया. सो इफ़ यू डू नॉट वांट टू यूज़ any of the standard fonts in HTML, you can use Google Fonts. Google Fonts are free to use and have more than 1000 fonts to choose from. So just add a special style sheet link in the head section and then refer to the font in the CSS. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर स्टाइल शीट, गूगल का URL, फैमिली इक्वल टू मैंने क्या होता है सोफिया. ये लीजिए सोफिया फॉन्ट कॉल हो गया इसके अंदर. कोड में जाके आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सोफिया नेम लिखा हुआ है. इसी तरह से मैंने यहाँ पर त्रियोंग फॉन्ट का यूज़ किया. ये देखो ये फॉन्ट हमारा त्रियोंग चेंज हो गया. देन मैंने यहाँ से ऑडियो वाइड का यूज़ किया. ऑडियो वाइड हमारा चेंज हो गया. ठीक है. सो व्हेन स्पेसिफाइंग अ फॉन्ट इन CSS ऑलवेज लिस्ट एट मिनिमम 1 फॉलबैक. फॉलबैक तो पता ही है ना, तो हर जगह आप देखो फॉलबैक लगा हुआ. जिस फैमिली का फॉन्ट होगा उसी फैमिली का फॉलबैक है लगा हुआ. यूज़ मल्टीपल गूगल फॉन्ट्स. अगर आपको लगता है भाई मेरे को एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल फॉन्ट लगाने पड़ सकते हैं, जैसे ऑडियो वाइड, सोफिया, त्रियोंग, मैंने तीनों फॉन्ट्स को एक साथ लिया. देखो तीनों एक साथ काम करें, तो आप पाइप ऑपरेटर का यूज़ करेंगे. इस पाइप का मतलब होता है और तो मतलब मल्टीपल फॉन्ट आप डाल सकते हो. सो रिक्वेस्टिंग मल्टीपल फॉन्ट्स में स्लो डाउन योर वेब पेज, सो बी केयरफुल अबाउट दैट. क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पेज से रिक्वेस्ट नेट पर जाती है पेज स्लो होता है, तो बहुत स्मार्टली यूज़ करना होता है. बात करते हैं इनको स्टाइल करने का. स्टाइलिंग गूगल फॉन्ट्स. ऑफ कोर्स यू कैन स्टाइल गूगल फॉन्ट्स एज यू लाइक विद CSS. मैंने यहाँ से फॉन्ट को कॉल किया, मैंने उसका साइज बोला, मैंने उसमें शैडो डालना है, आ गया ना सब कुछ. इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉन्ट के अंदर कोई इफेक्ट डालना है. तो गूगल हैज़ ऑल्सो इनेबल्ड डिफरेंट फॉन्ट इफेक्ट्स दैट यू कैन यूज़. फर्स्ट ऐड इफेक्ट इक्वल टू इफेक्ट नेम टू द गूगल API. देन add a special class name to the element that is going to use the special effect. The class name always start with font hyphen effect hyphen and end with effect name. तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह से मैंने क्या लिखा, इफेक्ट इक्वल टू फायर. अब क्या होगा, मैंने अब लिखा क्लास फॉन्ट डैश इफेक्ट डैश फायर. लो जी फॉन्ट मार्क लगा दिया है ना. अब ये नॉर्मल तुम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पॉसिबल हो गया गूगल फॉन्ट से. इसी तरह से मैंने एक और इफेक्ट बनाया यहाँ पर कि भाई मेरे को क्या क्या चाहिए इफेक्ट में. नियॉन भी चाहिए, आउटलाइन भी चाहिए, एम्बॉस भी चाहिए, शैडो और मल्टीपल भी चाहिए. तो देखो फॉन्ट इफेक्ट नियॉन, फॉन्ट इफेक्ट आउटलाइन, फॉन्ट इफेक्ट एम्बॉस, फॉन्ट इफेक्ट शैडो मल्टीपल. देखो तो मज़ा आ रहा है ना गूगल के साथ फॉन्ट लिखे. अब नॉर्मली हमारा कंप्यूटर में नहीं हो सकती चीज़ें, लेकिन गूगल की API के साथ हम ये सारी चीज़ें प्ले कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. आगे बढ़ेंगे फॉन्ट पेयरिंग. अब ये फॉन्ट पेयरिंग क्या चीज़ है भाई, कौन सा फॉन्ट किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. और जैसे तुम्हारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जब तुम लोग डिजाइनिंग कर रहे हो, तो मुझे एक मिनट देना. हाँ जी, तो हम फॉन्ट पेयरिंग की बात करें तो जनरली बिगिनर डिजाइनर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है फॉन्ट साइज, और उसके साथ होता है कि कौन से फॉन्ट को बेसिकली हम लोग पेयर कर सकते हैं आपस में. तो चलिए, ग्रेट फॉन्ट पेयरिंग आर एसेंशियल टू ग्रेट डिज़ाइन. फॉन्ट पेयरिंग रूल्स. हियर आर सम बेसिक रूल्स टू क्रिएट ग्रेट फॉन्ट पेयरिंग. ये वेब और ग्राफिक दोनों में ही सेम ही होते हैं, ठीक है. कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अलग होगा यहाँ अलग हो. तो पहला स्टेप क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट. जो भी हम लोग फॉन्ट ले रहे हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो. इट इज़ ऑलवेज सेफ टू फाइंड फॉन्ट पेयरिंग दैट कॉम्प्लीमेंट वन अनदर. A great font combination should harmonize without being too similar or too different. Use font superfamilies. ठीक है. A font superfamilies is a set of fonts designed to work well together. So using different fonts within the same superfamily is safe. So for example, the Lucida superfamily contains the following fonts: Lucida Sans, Lucida Serif, Lucida Typewriter Sans, Lucida Typewriter Serif and Lucida Math. ठीक है. एक superfamily हो गई इस तरह से. Contrast is always king. So two fonts that are too similar will often conflict. However, contrast done the right way brings out the best in each font. So example, combining serif with sans serif is a well-known combination. A strong superfamily includes both serif and sans serif variation of the same font, Lucida and Lucida Sans.
सो चूज ओनली वन बॉस, जैसे हेडिंग वगैरह होता है ना, तो इसको बोलते हैं वन बॉस. सो वन font should be the boss. This establishes a hierarchy for the fonts on your page. This can be achieved by varying the size, weight and color. No doubt George is boss in this example here. So आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट काफ़ी एकदम क्लीन है, मिनिमलिस्टिक है, बढ़िया लिख के आ रहा है. इसी तरह से below we have shown some popular font pairing that will suit many brands and contexts. जैसे जॉर्ज एंड वर्धना, इसका काफ़ी अच्छा पेयरिंग बनता है. ठीक है, वेबसाइट बहुत क्लियर दिखाई देगी टेक्स्ट में. हेलवेटिका एंड गैरामोन फॉन्ट, ये इसका आउटपुट हम लोग देख रहे हैं. पॉपुलर गूगल फॉन्ट पेयरिंग की अगर हम लोग बात करें, इफ़ यू डू नॉट वांट टू यूज स्टैंडर्ड फॉन्ट्स इन HTML यू कैन यूज गूगल फॉन्ट्स. गूगल फॉन्ट्स आर फ्री टू यूज, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके. 1000+ फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे. हमने यहाँ से इस तरह से ओपन सेंस एंड वेरी वेदर का हमने यूज़ किया यहाँ पर, और आप यहाँ देखेंगे. ठीक है, और ये मैंने देखो पीछे कॉल किए दोनों फॉन्ट, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है. उबंटू एंड लॉरा का आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन इन दोनों फॉन्ट का. एरियल फैट फेस एंड पॉपिंस का आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलेगा हेडिंग के केस में. सिंजल एंड फोना का आप यूज़ कर सकते हो, इसका काफ़ी अच्छा आउटपुट है. ठीक है, फजीला का आप यूज़ कर सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलेगा. स्पेस मोनो एंड मॉली का आप यूज़ कर सकते हो. यहाँ से स्पेक्ट्रल एंड रूबिक का आप यूज़ कर सकते हो. ऑसवर्ल्ड एंड नोटोसेंस का आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरह के फॉन्ट्स हम लोग वेबसाइट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे फॉन्ट के अंदर शॉर्ट हैंड. शॉर्ट हैंड क्या होता है, क्योंकि ये जो इतनी कहानी हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, इन सबको आप एक लाइन में ख़त्म कर सकते हो सिर्फ फॉन्ट लिख के. तो ये हो गया साइज, ये हो गया फैमिली का नेम, ये फॉल बैक हो गया. या जैसे ये स्टाइल हो गया, ये आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, ये आपका फॉन्ट वेट हो गया, ये फॉन्ट साइज हो गया, ये आपका फैमिली हो गया. ठीक है, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें आइकन्स. ठीक है, जब कोई वेबसाइट आप बनाते हैं तो आइकन्स भी आपको लगाने होते हैं. सो आइकन्स कैन easily be added to your HTML page by using an icon library. How to add icons? The simplest way to add an icon to your HTML page is with an icon library such as Font Awesome. Add the name of the specified icon class to any inline HTML element like I. Add a span tag. All the icons in the icon libraries below are scalable vectors that can be customized with CSS, size, color, shadow, etc. So Font Awesome icons, ये Font Awesome क्या है, लाइब्रेरी होती है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो आइकन्स में ही डील करते हैं. सो टू यूज़ द Font Awesome icons go to fontawesome.com. यहाँ पर जाके आपने साइन इन करना है. ठीक है, अपना अकाउंट बना लीजिए इस पर. जैसे मेरा यहाँ पर मैं साइन इन करूँगा, अपनी मैं ईमेल आईडी वगैरह डाल दूँगा और यहाँ से साइन इन कर लेंगे इसके अंदर. ठीक है, ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है इसके अंदर. इसके बाद क्या होता है, यहाँ से आपको अपना लिंक लेना होता है. तो आप यहाँ जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारी एक लाइब्रेरी हमें मिल जानी चाहिए, सेटिंग्स और योर किट्स के अंदर आप यहाँ आएंगे. ये हमारा कोड है. ठीक है, तो ये कैसे इंटीग्रेट होगा, तो आप यहाँ देखिए 26D9 समथिंग कुछ ऐसे लिखा है T2. अब हम अगर यहाँ आए तो यहाँ पर आपको अपना ये कोड यहाँ लिखना है URL में. तो kit.fontawesome.com yourcode.js. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डाला हुआ है. इसके बाद आप यहाँ से Font Awesome क्लाउड, हर्ट, कार, फाइल, बार, जो मर्जी बनाना चाहे बना सकते हैं. हाँ, ठीक है. बूटस्ट्रैप आइकन, हम बूटस्ट्रैप का आइकन भी लगा सकते हैं. इसके लिए आपको आना पड़ेगा गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर आपको मिलेगा आइकन्स. आइकन के अंदर सबसे नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करके, और आपको यहाँ से मिलेगा अपना URL. ठीक है, उसका जो आइकन समझ में आए उस पर क्लिक करना है और यहाँ से उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है. तो दिखाते हैं इसको लगा के कैसे काम करता है. तो यहाँ देखो मैंने ये कॉल किया यहाँ पर आइकन, इसके बाद मैंने क्या लिखा BI, मतलब बूटस्ट्रैप आइकन. BI आइकन क्लाउड, ट्रैश, ठीक है, पर्सन, एनवेलप एंड थम्स अप. ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं आप. और देखते हैं
नेक्स्ट देखिए हम लोग लिंक्स, ठीक है, CSS लिंक्स। विथ CSS लिंक्स कैन बी स्टाइल्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, ठीक है। तो जैसे कि बाय डिफॉल्ट होता है जब भी लोग लिंक बनाते हैं ब्लू कलर का अंडरलाइन होके आता है इस तरह से। तो लिंक्स कैन बी स्टाइल्ड विद एनी CSS प्रॉपर्टी, लाइक एग्जांपल के लिए कलर, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड। ए एलिमेंट को टारगेट करेंगे, कलर में लिखा हॉट पिंक तो आपका कलर चेंज हो गया इस तरह से। लिंक की 4 स्टेज होती है, हम लोग HTML ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिंक, विजिटेड, होवर एंड एक्टिव। इनको पकड़ के आप स्टाइल कर सकते हैं, जैसे हमने बोला डिफॉल्ट रेड होगा, विजिटेड कलर ग्रीन होगा, होवर पर हॉट पिंक होगा, एक्टिव पर ब्लू होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे आपके वर्क करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि अ होवर मस्ट कम आफ्टर ए लिंक एंड ए विजिटेड, अ एक्टिव मस्ट कम आफ्टर ए होवर। अगर आप ये हायरार्की ब्रेक करोगे, ऊपर नीचे कर दोगे, तो आपकी ये काम नहीं करेंगी चीजें। बात करेंगे डेकोरेशन। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट में अंडरलाइन आती है, हम कहते हैं नन कर दो, यहाँ कहते हैं नन कर दो, होवर पे कहते हैं अंडरलाइन होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ देखेंगे नॉर्मली लाइन नहीं होगी, माउस जाती अंडरलाइन होगी, क्लिक पर भी अंडरलाइन होगी। इस तरह से आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं बैकग्राउंड कलर, तो आप लिंक को बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लिंक, अगर मुझे एक टेक्स्ट को बटन वाला लुक एंड फील लेना है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेम चीज़ आप यहाँ देखेंगे तो आपका ये देखो इस तरह का बटन जैसे भी क्रिएट हो जाएगा। तो क्या करा हमने यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, पैडिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, इसी से पॉसिबल हुआ है। More examples. These examples demonstrate how to add other styles to hyperlink. जैसे हमने बोला ए, फर्स्ट वाले को हमने बोला लिंक का कलर ये कर दो, विजिटेड कलर ये कर दो, होवर का कलर ये करो। सेकंड वाले को हमने बोला लिंक, विजिटेड, होवर। थर्ड वाले को हमने बोला अलग कलर, फोर्थ वाले को हमने बोला अलग, फिफ्थ को हमने बोला अलग। तो यहाँ देखो सब में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सबकी प्रॉपर्टीज जो हमने मैनिपुलेट की यहाँ लिखी हुई, जैसे इनमें सिर्फ कलर चेंज होगा, होवर पर इसमें फॉन्ट साइज चेंज होगा, इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, इसमें फॉन्ट फैमिली बदल जाएगी, इसमें अंडरलाइन आ जाएगी। अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ टू क्रिएट लिंक बॉक्सेस एंड बटन्स। तो ये हम लोग दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर आउटलाइन मोड में। जैसे माउस जाएगा, टेक्स्ट का कलर वाइट और आपका फिल कलर आ जाएगा इसके अंदर। और एग्जांपल्स आप यहाँ देखेंगे कौन कौन से हमारे पास स्टाइल हो सकते हैं। तो आप देखेंगे ऑटो, ऑटो मतलब मेरा कर्सर वाला सिंबल आता है इस तरह से, क्रॉस हेयर, ये प्लस का आएगा, डिफॉल्ट एरो आएगा, ई रिसाइज, ईस्ट रिसाइज, हेल्प, मूव, नॉर्थ रिसाइज, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पॉइंटर, प्रोग्रेस, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, टेक्स्ट, वेस्ट रिसाइज और वेट। तो आप ये सारे भी कोडिंग कर सकते हो। तो देखो इसमें कर्सर की प्रॉपर्टी क्या है, सब लिख सकते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ बाहर लिखी हुई है। और क्या है, लिस्ट। लिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ULLI पढ़ा हुआ हम लोगों ने। अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, जिसमें डिस्क आती है और 1 2 3 4 आते हैं लिखे हुए। HTML list and CSS list properties. In HTML there are two main types of list, unordered list and order list. Unorder, the list item are marked with bullet, and order में क्या होता है, the list item are marked with numbers or letter. The CSS list properties allow you to set different list item marker for order list, set different list item markers for unordered list, set an image as the list item marker, and add background colors to list and list items. So different list item marker, the list style type property specifies the type of list item marker. So जैसे हमने बोला UL, ठीक है, तो क्या होता है सर्कल, हमने A को बोला सर्कल हो जाए, B को क्या बोला स्क्वायर, C को क्या बोला अपर रोमन, D को क्या बोला लोअर अल्फा। तो ये देखो हमने सभी का स्टाइल चेंज किया। अब ये क्लास कहाँ पर कॉल है आप देख सकते हो, सारे यहाँ पर जो है वो A B, ये है UL में, ये OL के अंदर C और D की क्लास हमने कॉल की हुई है, ठीक है। तो हम लोग स्टाइलिंग इस तरह से कर सकते हैं। एन इमेज एज द लिस्ट आइटम मार्कर, भाई मेरे को ये 1 2 3 4 यार ये स्टाइल नहीं चाहिए, बुलेट या सर्कल, मैं कहता हूँ मुझे तो अपनी खुद की इमेज लगानी है, तो मैं अपनी खुद की इमेज भी लगा सकता हूँ। तो क्या लिखा मैंने, लिस्ट स्टाइल इमेज। फिर बात आती है पोजीशन की। पोजीशन द लिस्ट आइटम मार्कर, द लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ द लिस्ट स्टाइल मार्कर बुलेट पॉइंट्स। लिस्ट स्टाइल, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ये स्टाइल, लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड, ठीक है। तो आपके बुलेट्स या इमेज जो भी आपने लगे वो बाहर आएगी। लिस्ट स्टाइल पोजीशन अगर आपने बोला इनसाइड तो वो अंदर की तरफ दिखाई देगा आपको, ठीक है।
सो ये देखिए आउटसाइड और इनसाइड का डेमो, ठीक है। तो ये आउटसाइड है जो कि डिफॉल्ट होता है और ये इनसाइड है जिसको हमने पर्पसली डाला है। रिमूव डिफॉल्ट सेटिंग, बाय डिफॉल्ट यूएलएलआई में पैडिंग और मार्जिन होता है, हमने दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया और देखो बिल्कुल लेफ्ट से मिलकर आएगा, ये डिफॉल्ट है, ये एकदम लेफ्ट से। नेक्स्ट, लिस्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, आप लिखेंगे ओनली लिस्ट स्टाइल, भाई स्क्वायर चाहिए, अंदर चाहिए और इमेज चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड हो गया। और देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टेबल। ऑलरेडी हम लोग एचटीएमएल में पढ़ चुके हैं, रिवीजन एक तरह से। सीएसएस टेबल, देखो वैसे सीएसएस में टेबल वेबल कुछ नहीं होता, हम सीएसएस से टेबल को स्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। टेबल्स आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ वेब डिजाइन एंड सीएसएस कैन बी यूज्ड टू स्टाइल देम इन अ वैरायटी ऑफ वेज। द लुक ऑफ एन एचटीएमएल टेबल कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। तो जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल बनाया, तो आप देख सकते हैं इवन ऑड का हमारा कलर चेंज है, माउस ओवर पर हमारा कलर चेंज हो रहा है, तो ये सब सीएसएस से पॉसिबल हुआ। तो मैंने क्या लिखा ऊपर, मैंने यहाँ पर बताया भाई मेरा एक जो टेबल है उसका आईडी है कस्टमर, तो हमने कस्टमर आईडी लिखा, उसका फॉन्ट क्या होगा, बॉर्डर कोलैप्स जो सेल स्पेसिंग होती है हमारी, और विड्थ फुल स्क्रीन 100%। फिर हमने कहा टीडी और टीएच, उसको बॉर्डर दो और पैडिंग कितना रख दो 8 पिक्सल, ताकि टेक्स्ट खुला खुला लिखा है ऐसे बढ़िया से। इसके बाद हमने क्या बोला, इसके अंदर जो कस्टमर्स हमारी टेबल है उसके अंदर जो टीआर है, nth चाइल्ड, हर इवन पर जैसे 2 4 6 8 10 जो भी हमारे रो का नंबर बैठेगा उसका कलर लाइट ग्रे में कन्वर्ट कर दो, इस तरह से देखो। इसी तरह से हमने क्या बोला, यहाँ पर टीआर का माउस ओवर करने पर कलर क्या आएगा, लाइट ग्रे, और टीएच का जो आपका सबसे टॉप वाला है उसका बैकग्राउंड कलर डार्क कर, ताकि हेडिंग जैसा फील आए। तो ये टेबल आपकी सीएसएस से पूरी तैयार होगी इस तरह से। तो ये तो हो गया फाइनल आउटपुट। वन बाय वन समझते हैं कैसे काम किया जाता है। चलिए, तो टेबल बॉर्डर, टू स्पेसिफाई टेबल बॉर्डर्स इन सीएसएस यूज द बॉर्डर प्रॉपर्टी। सो द एग्जांपल बिलो स्पेसिफाइज अ सॉलिड बॉर्डर फॉर टेबल टीएच एंड टीडी। हमने यहाँ पर तीनों को ही लिखा कॉमा लगा के, क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप सेलेक्टर। तीनों को 1 पिक्सल का बॉर्डर सॉलिड और ब्लैक दे दो, तो देखो आउटपुट ये आ गया। इसके बाद हमने वाला फुल विड्थ टेबल बनाओ, हमने क्या लिखा, विड्थ 100%, 100% हो गया। डबल बॉर्डर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको आपने ध्यान से समझना है, ये होता है सेल स्पेसिंग की वजह से। सो नोटिस दैट द टेबल इन द एग्जांपल अबव हैव डबल बॉर्डर्स, दिस इज बिकॉज बोथ द टेबल एंड the TH and TD elements have separate borders. To remove double borders, take a look at the example below. हमने क्या लिखा, border collapse। border collapse में आप collapse पास करेंगे, अब ये देखो solid line में convert हो जाएगा इस तरह से। If you only want the border around a table, only specify the border properties to table element। अब देखो सिर्फ table का border आएगा, अंदर का element का table का border आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। फिर आता है table में size, इसको जरा हम लोग देखेंगे। टेबल विड्थ एंड हाइट, हमने टेबल एलिमेंट बोला विड्थ 100%, टीएच को बोला हाइट 70%। तो देखो पहले वाले एरिया की हाइट और विड्थ। इसी तरह से टू क्रिएट अ टेबल दैट शुड ओनली स्पेन हाफ द पेज, हमने बोला 50%। तो देखो पेज के 50% पे टेबल आपकी बन के तैयार हो गई। फिर हम टेबल के अलाइनमेंट की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। The text align property set the horizontal alignment like left, right or center of the content in TH or TD. By default, the content of TH element are center line and the content of TD elements are left line. To center line the content of TD elements as well, use text align center। तो हमने सभी TD element को टारगेट करके alignment को center बोला, सब center में आ गए। इसी तरह से TH हम कहते हैं भाई by default bold और center आता है, left कर दो, तो देखो left में आ गए सारे ऊपर वाले। Vertical alignment, the vertical align property sets the vertical alignment like top, bottom or middle of the content in TH or TD. By default, the vertical alignment of the content in a table is middle for both TH and TD elements. हमने लिखा TD की हाइट को 50 करो पिक्सल्स में और वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम कर दो, तो देखो नीचे आ गया इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं।
करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेबल का टॉपिक अभी इनकम्प्लीट है, नेक्स्ट क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा।